था कि किसी भी आयनिक बॉन्ड को बेहतर करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई लेटिस एनर्जी। अगर हम चाहते हैं कि सपोज करिए हमारे पास किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उन चारों ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, विच वन इज द मोस्ट आयनिक, तब हम वहां पर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भी किसका सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल है और किसका सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेटिस एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम सोचते हैं जरा, तो एक एक ये इतना अच्छा टॉपिक है, एक इतना बारीक इसकी डेफिनेशन है कि अगर आप एक भी वर्ड अलग करते हो, एक भी वर्ड चेंज करते हो तो सीधे सीधे ये चीज गलत हो जाती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एक शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है, एक एक वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कंडीशंस यहां पे कितनी आई? पहली कंडीशन आई मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, पहली बात आई मिनिमम होना चाहिए, दूसरी बात आई एनर्जी रिक्वायर्ड होना चाहिए, तीसरी बात आई इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और चौथी बात आई फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में बात करें तो जरा समझिए इसके मतलब को कि आइसोलेटेड मतलब अकेला होना चाहिए। अगर वहां पे कहीं पर मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको आप तोड़िए और सिंगल एटम में कन्वर्ट करिए, और उसके अलावा अगर वो चीज आपकी लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको गैसियस स्टेट में लाइए, तब जाकर वो आप यहां पे डिफाइन होगा कि आप उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, सोडियम अमूमन तौर पर नेचुरली तौर पर सॉलिड की फॉर्म में होता है। सोडियम एक मेटल होता है और उसे हम सॉलिड के फॉर्म में लेकर चलते हैं, और अगर सॉलिड की फॉर्म में होता है और हम चाहें कि हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और निकालने के बाद उसको इस तरीके से लिख दें, तो ये जो तरीका होगा ये आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना तो हम इसे आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं और ना ही इसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। दोनों बातें एक ही होती हैं, लगभग डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अगर हम इसे आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म से डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सोडियम आपका सॉलिड स्टेट में है, इस सोडियम को हमें सॉलिड से सबसे पहले गैसियस में ले जाना पड़ेगा। सॉलिड से सबसे पहले गैसियस में ले जाना पड़ेगा, यानी कि सॉलिड जो सोडियम है सबसे पहले आप इसको गैसियस में ले जाइए। गैसियस में ले जाने के लिए आप जानते होंगे इस चीज को कि अगर कोई भी चीज जो सीधे सीधे सॉलिड में होती है उसे आप गैसियस में ले जाते हो विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ऑब्वियसली एक तरीका होता है कि जब कोई चीज पहले सॉलिड होती है, सॉलिड के बाद उसको हम लिक्विड में ले जाते हैं, लिक्विड के बाद वो गैस में पहुंचता है, लेकिन हम एक तरीका यहां सीधे अपना रहे हैं कि सीधे सॉलिड गैस में चला गया, और अगर सॉलिड सीधे गैस में चला गया तो इसका मतलब हमें वहां पे सब्लिमेशन की जरूरत पड़ेगी, उद्पातन की जरूरत पड़ेगी, एक एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट आएगी, और वो एंथैल्पी यहां पे कहलाएगी डेल्टा एच सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को जब हम किसी चीज को सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में ले जाते हैं तो वो डेल्टा एच सब्लिमेशन कहलाता है। तो पहला स्टेप हमें ये उठाना पड़ेगा कि हम पहले उस सॉलिड को, क्योंकि यहां कंडीशन है आइसोलेटेड गैसियस एटम, देखिए यहां पर ये आइसोलेटेड तो है पर ये गैसियस एटम नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको पहले गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गैसियस एटम में सॉलिड से किसी को हम गैसियस एटम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें डेल्टा एच सब्लिमेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। डेल्टा एच सब्लिमेशन की रिक्वायरमेंट आएगी तभी उसके बाद हम इस चीज को कह सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई सोडियम अब गैसियस स्टेट में है। अब सोडियम जब गैसियस स्टेट में है
तो अब उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, ये आपकी एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जिस एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है, जिस एनर्जी की आवश्यकता है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये रहती है आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड की आयनाइजेशन एनर्जी। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए करने की चीज होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम आयनाइजेशन के लिए आपको कह दें कि सीधे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। जैसे सपोज करिए अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहता हूं, ऐसा कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो चाहे एल्युमिनियम हो, सब के सब सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं, ये आपके सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि तुम भले ही आइसोलेटेड हो मगर गैसियस नहीं हो, तो तुम्हें सबसे पहले तो गैसेस में कन्वर्ट करना होगा। गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए वही पुराना तरीका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहां पर इस तरीके से आपका डेल्टा एच सब्लिमेशन की फॉर्म में आएगा। जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती हैं वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट की जाती हैं, और जो भी रिलीज्ड एनर्जी होती हैं वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सबसे पहले मैग्नीशियम को गैसेस में बदल चुके थे, अब आप सोचो अगर कि हम मैग्नीशियम पे तो 2 पॉजिटिव होता है, हम सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, तो वो चीज अगर आपने सोचा कि हम सीधे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और इस तरीके से बना लें, तो यहां पर ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हुई। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बारीक बात बताई गई थी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें आउटर मोस्ट शेल से निकालना है, उसके बाद हम फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकाल सकते हैं। इस तरीके से 2 स्टेप में करेंगे तब ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के हिसाब से होगा। लेकिन ये कोई एनर्जी तो हो सकती है पर ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। अगर हम इसी के बारे में अब हम इसके प्रोसीजर को इस तरीके से करते हैं, जैसे अगर ये मैग्नीशियम जो गैसियस स्टेट में है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारा ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में जाना जाएगा। और इसके बाद जब ये हमारा मैग्नीशियम प्लस बन जाए, मैग्नीशियम प्लस के बनने के बाद हम इससे फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन दोनों को एक साथ निकालना आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के खिलाफ है। यहां पर इसे मैं कह सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2। इस तरीके से जब ये जो आप बात कर रहे थे टोटल, अगर आप एंथैल्पी की बात करें तो ये एंथैल्पी इस तरीके से आप कंबाइन करें, दोनों रिएक्शंस को ऐड करें, ऐड करने के बाद जो चीजें सेम होती हैं और अपोजिट साइड में होती हैं वो कट जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। देन यू कैन से कि mg आपका जा रहा है, वो गैसियस स्टेट की बात तो जरूरी है। इसके बाद वो Mg2+ बनाएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां की जो एंथैल्पी आ रही है वो एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी +1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 के समेशन के बराबर होगा। इसका मतलब 2-3 बातें हमने यहां से सीखी कि सबसे पहली बात तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। अगर आइसोलेटेड नहीं है तो उसे आइसोलेटेड में बनाओ, अगर वो गैसियस नहीं है तो उसे गैसियस बनाओ। तीसरी बात ये कि हम एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेंगे। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रखते भी हैं पर तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ नहीं निकालेंगे। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 बचेंगे, 2 के बाद फिर 1 निकालेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 1 निकालेंगे, तब जाकर तो हम 3+ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम सोचे सीधे हम 3+ निकाल दें तो वो कोई एंथैल्पी तो हो सकती है पर वो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पर एक बात और देखने की है, कई बार आप सोच रहे होंगे अभी शुरुआत में मैंने लिखा था आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद मैंने बोलने लगा आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद में बोलने लगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या इनमें कोई फर्क है? क्या कोई चीजें अलग अलग हैं? क्या इनका कोई अलग अलग मतलब है? नहीं, इनका कोई अलग मतलब नहीं है, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। यहां अगर हम चीजों को देखें कि सबसे पहली बात तो अगर हम उसे डेल्टा एच की फॉर्म में दिखा रहे हैं और डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको सीधे ऐसे बोल सकते हैं
आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन और एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पोटेंशियल में और आयोनाइजेशन एनर्जी में छोटा सा फर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ईवी। इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख दिया, वैसे क्या होता है क्यूवी। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख दिया, अब आप जरा समझिए, अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो न्यूमेरिकली देखा जाए तो न्यूमेरिकल नंबर तो 3 आया दोनों में, और फर्क आ रहा है सिर्फ यूनिट का। उसमें यूनिट का इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसमें यूनिट का इस्तेमाल किया गया ओनली वोल्ट का। दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम जो इन चीजों का ऑब्जर्व कर रहे थे कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसका क्या महत्व है, ये तब आपको समझ में प्रॉपरली आएगा जब मैं आपको इसके अगले टर्म यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी डिस्कस कर लूंगा। लेट्स सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो पुराना टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन बिल्कुल सही टर्म जिसे हम कहेंगे, सही टर्म तो ये भी है लेकिन लेटेस्ट टेक्निकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द बेस्ट टर्म जिससे हम इस चीज को आसानी से समझा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर भी एक एक लफ्ज का, एक एक वर्ड का बहुत खास मायने हैं। अगर आप मिनिमम की जगह, अगर आप जो जो शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा इसकी डेफिनेशन में, आपने एक भी चीज को मिस किया, ये पूरी डेफिनेशन आपकी खराब हो जाएगी। एक भी वर्ड को आपने मिस किया तो मिस हो जाएगा ये पूरी तरीके से, ये पूरी डेफिनेशन खराब हो जाएगी। मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। लेट्स सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए वर्ड एक एक काउंट करेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when n इलेक्ट्रॉन, एक एक लफ्ज जरूरी है, n जरूरी है, n इलेक्ट्रॉन is entered in the outermost shell of an isolated, एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं एक कलर और यूज करता हूं, आप सपोज करिए इस कलर का मैंने यूज किया, तो एक चीज है यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक वर्ड मैक्सिमम जरूरी है। अगर आप सिर्फ कहते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो एनर्जी और आपने मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया तो भी गलत कर दिया। दूसरा वर्ड है विच इज रिलीज्ड। आप रिलीज जैसे वर्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर इसका यूज नहीं किया, आपने सिर्फ कह दिया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या एनर्जी अगर आपने रिक्वायर्ड कह दिया तो गलत हो जाएगा। तो रिलीज्ड वर्ड जरूरी है। एन इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड, एन वर्ड जरूरी है। ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने एंटर करा दिए, 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिए, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है। इज एंटर्ड इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में एंटर कराना है, किसी और शेल में एंटर नहीं कराना है। बहुत सारी शेल्स होती है लेकिन आपको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एंटर कराना है। आउटर मोस्ट शेल में एंटर कराने का मतलब है वैलेंस शेल में एंटर कराना है। एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वर्ड बहुत जरूरी है, इसके बिना पूरी डेफिनेशन गलत। गैसियस वर्ड बहुत जरूरी है, इसके बिना पूरी डेफिनेशन गलत।
तो एन आइसोलेटेड, अब स्टार पॉइंट्स अगर यहां पे देखा जाए, स्टार वर्ड्स यहां पे देखे जाएं, जिनकी एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, मैक्सिमम रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल, आइसोलेटेड गैसियस एटम। चलिए अब हम इसको एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अगर हम यहां पर कोई बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल ले लें। एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल है यहां पर जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, और वो होता है क्लोरीन। क्लोरीन दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट होता है। एक और कलर हम इस्तेमाल करते हैं, एक और प्यारा सा कलर, सबसे प्यारा कलर मेरे लिए है ब्लू कलर। Cl2 जैसे हम यूज करते हैं, Cl2 मान लीजिए हमारे पास है, Cl2 गैस है, और ये Cl2 गैस से हम चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा लें, ऐसे कर लें, और ऐसे करने के बाद हम इसको यूं बना लें। तो अगर मैं यूं कर लेता हूं तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने डेफिनेशन के हर पार्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं देखता हूं कि मुझसे गलती कहां पे हुई है। गलती ये हुई है कि ये मॉलिक्यूल है, ये गैसियस तो है पर ये आइसोलेटेड नहीं है। दिस इज गैसियस बट दिस इज नॉट आइसोलेटेड। एंटर मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन कराया था, एनर्जी भी कुछ निकल रही होगी, बना भी कुछ होगा, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो गलती हुई है कि हमने यहां पर पूरी उस चीज का इस्तेमाल किया। हम इस तरीके से इसको करें कि सबसे पहले इसको इंडिविजुअल एटम में कन्वर्ट करें। जब हम इसको आइसोलेटेड बना लेंगे तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम बन जाएगा। आइसोलेटेड जब हमने बना लिया तो ऐसी सिचुएशन पे जब ये आइसोलेटेड बन गया, कलर और प्यारा सा इस्तेमाल करते हैं, डार्क कलर इस्तेमाल कोई करते हैं, ब्लैक कलर मैंने मान लीजिए ले लिया, ये अब मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया। जब ये मेरा आइसोलेटेड गैसियस एटम बन गया तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाद अब मैं इसकी वैलेंस शेल में, इसकी आउटर मोस्ट शेल में, आप सब जानते हो इसकी आउटर मोस्ट शेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो फिर मैं एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराता हूं, एक इलेक्ट्रॉन के एंटर करने पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन के एंटर करने पर ये मुझे मिलेगा गैसियस आयन। और यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी रिलीज होगी उसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखिएगा कि जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस इज निगेटिव। लेकिन वहीं पर अगर मैं डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी चूंकि रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इसलिए उसे हम पॉजिटिव में शो करेंगे। और आप सब जानते होंगे डेल्टा एच के बारे में कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और डेल्टा एच अगर निगेटिव होता है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से अगर आप इसको समझिए जरा, थर्मोडायनेमिक्स के नजरिए से अगर आप इसको समझें तो आप समझिए कि आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो एंडोथर्मिक है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ऐसा होता है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो ऐसा होता है। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लैटिस एनर्जी। ऑब्वियसली जैसे सपोज करिए आपको NaCl बनाना है। अब NaCl हम सब जानते हैं कि NaCl नेचुरल फॉर्म में सॉलिड स्टेट में होता है। अगर आप बनाने की बात करेंगे कि भाई NaCl कैसे बनता है, और अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस्तेमाल के बाद जो हमारा NaCl आना चाहिए था वो गैसियस फॉर्म में आना चाहिए था। लेकिन हमें जरूरत किस चीज की है? हमें NaCl सॉलिड के स्टेट की जरूरत है। तो देखिए, जब भी कभी कोई गैसियस आयंस आपस में मिलकर, आप मुझे बताइए, जब आप सोडियम के एटम से, जो एटम गैसियस स्टेट में था, उससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपको आयन मिल रहा था वो गैसियस आयन मिल रहा था ना, वो गैसियस आयन मिल रहा था जिसमें आप बात कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए जरा, Cl के जो गैसियस एटम था उसके साथ जब आप उसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे थे तब वहां पर आपको Cl माइनस गैसियस आयन मिल रहा था ना। तो यानी कि हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन से या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से जो आयंस मिले हैं वो गैसियस आयंस मिले हैं।
और गैसियस आयंस अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो गैसियस आयंस NaCl नहीं बनाया अभी तक, अब हम NaCl बनाने जा रहे हैं। अब हम गैसियस आयंस को आपस में कंबाइन करेंगे और गैसियस आयंस को कंबाइन करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें NaCl गैसियस नहीं चाहिए, हमें NaCl सॉलिड चाहिए। तो अगर NaCl गैसियस आयंस आपस में कंबाइंड होकर एक क्रिस्टल लैटिस को डेवलप करते हैं, एक सॉलिड स्टेट को डेवलप करते हैं, तो इसको इसलिए कहा जाता है लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, क्योंकि यहां पर एक लैटिस क्रिएट हो रहा है और इस लैटिस एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Le। अब ऑब्वियसली जब यहां पर गैसियस आयंस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होने के बाद एक सॉलिड क्रिस्टल बन रहा है, तो इसे कहा जाता है लैटिस एनर्जी। और यहां पर ये एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी यहां पर नेगेटिव के तौर पे हम दिखा रहे हैं। अगर इसी डेफिनेशन को हम उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करते वक्त हम इस चीज को इस तरीके से देखते हैं कि NaCl जो सॉलिड है, NaCl जो सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर मुझे तोड़ना हो, अगर मुझे ब्रेक करना हो उसके गैसियस आयंस में, तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी उसको भी हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, लेकिन यहां तोड़ने में रिक्वायरमेंट आएगी और बनाने में एनर्जी रिलीज होगी। दोनों का कॉन्सेप्ट मतलब एक ही है, एक चीज प्लस में दिखाई दे रही है, एक चीज माइनस में दिखाई दे रही है। कहीं पर अगर -40 लिखा है तो समझ लेना कि यहां पर क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, और कहीं पर अगर +40 लिखा है तो समझ लेना कि यहां पर एक लैटिस टूट रहा है। NaCl आपका जब टूटेगा तो Na+ गैसियस आयंस में और Cl- गैसियस आयंस में जाएगा, और इस तरीके से ये जो लैटिस एनर्जी होगी ये आपकी यहां पर पॉजिटिव कहलाई जाएगी और पॉजिटिव डेवलप होगी। इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना अच्छा क्रिस्टल बनेगा। हमने इन सब डेफिनेशन से कंक्लूजन क्या निकाला, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कहीं पर हम कोई एक आयनिक कंपाउंड को बनाना चाहते हैं तो आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको बेस्ट बनाने के लिए हमें इस तरह की चीजें चाहिए होंगी, इस तरह का कैटाइन चाहिए होगा, इस तरह के मेटल चाहिए होंगे जिन मेटल्स की कम से कम एनर्जी हो। कौन सी एनर्जी कम से कम हो? लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिनका कम से कम आयनाइजेशन पोटेंशियल हो। और हमें नॉन मेटल कैसा चाहिए होगा? हमें नॉन मेटल ऐसा चाहिए होगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, जिसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो। तो इससे क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से, कम एनर्जी देते हुए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इससे क्या होगा कि यहां पर बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को एंटर करा लेगा और मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो हमारा मकसद क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी ये एक कैटाइन बन पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी एक एनाइन बन पाएगा, और जब एनाइन और कैटाइन बनेंगे तभी तो उनके ऊपर प्लस और माइनस आएगा। जब उनके ऊपर प्लस और माइनस आएगा और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब रखे होंगे तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम आयनिक फोर्स के तौर पे कहते हैं, और वही आयनिक फोर्स इन दोनों को बांध देगा। और ये चीज उतनी ही अच्छी हो सकती है जितनी अच्छी तरीके से A+ और B- डेवलप हो जाएंगे। A+ को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए हमें कम से कम एनर्जी देनी पड़े ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, और B- को डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जब भी एंटर करेगा, जितनी आसानी से एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन, समझ लेना उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज कर गई, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई और ये लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। यहां से डेवलप हुआ एक कैटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां से डेवलप हुआ एक एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनमें एक कूलम्बियन फोर्स डेवलप होता है, और वो कूलम्बियन फोर्स उस कैटाइन और एनाइन को बांध लेता है और बांधकर एक आयनिक कंपाउंड AB को डेवलप करता है। चूंकि ये आयनिक कंपाउंड ज्यादातर हमारे सॉलिड होते हैं, इसलिए मैंने एक नया टर्म भी यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो हमें कैटाइन मिल रहे हैं, यहां पर जो हमें एनाइन मिल रहे हैं, वो गैसियस फॉर्म में मिल रहे हैं। लेकिन हमारे आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड होते हैं, इसलिए मैंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, इसका मतलब एक आयनिक कंपाउंड को बेहतर पाने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। नंबर 1, मिनिमम
एनर्जी हो, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी हो, नंबर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, और नंबर 3 हमें ज्यादा से ज्यादा लैटिस एनर्जी से पाना होगा, ताकि लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना अच्छा एक आयनिक क्रिस्टल डेवलप होगा। इस तरीके से हम बेहतरीन आयनिक क्रिस्टल डेवलप कर पाएंगे इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए, और इन्हीं कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कर लेंगे। नेक्स्ट सन में मैं आपको दूंगा एक बेहतरीन सी शीट जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस डेवलप हुए हो, बने हो, और आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके।